वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद जयेश। एंड आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है जयेश एंड मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ क्लास 11 पे बात करी थी, जिसमें हमने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड 5 मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया था। एंड अभी उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन सीरीज में हम लोग सेकंड वीडियो आज सेकंड लेक्चर अगर कहना चाहूंगा बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जर्नल। जर्नल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आपको अकाउंटिंग एंट्रीज को लर्न करने के लिए मिलता है। जो चीजें हमने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और 5 मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में लर्न करी थी, उनको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है, कैसे डे टू डे ट्रांजेक्शन एक बिजनेस के होते हैं, तो कैसे उनको इनिशियली प्राइमरली एक जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, उस चीज को आज हम इस वीडियो लेक्चर में लर्न करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेसिक्स अगेन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत अच्छे से आपको मैं तीन जो गोल्डन रूल्स है और 5 जो हमारे मॉडर्न रूल्स है उनका बेस लेकर के आपको समझाऊंगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, गारंटी यू। इसलिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क जो आपको करना है कि चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस अब लगातार आने वाले हैं, जो कि आपको आपके अकाउंट्स की दुनिया, आपके बिजनेस स्टडीज, आपके क्लास 11 12 के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, सो दैट आपको हर वीडियो के अपडेटेड नोटिफिकेशंस आते रहे। चलिए अब जल्दी से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम मूव करते हैं हमारे मेन चीज यानी हमारे लेक्चर के ऊपर। सो लेट अस बिगिन। ओके, सो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है जर्नल। काफी आसान है अगर आपने बेसिक्स अच्छे से समझे हैं। 5 गोल्डन रूल्स, तो कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो जर्नल की सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक से ही हम लोग डायरेक्टली उसको ओवरव्यू करेंगे। सो जर्नल, व्हाट इज जर्नल? This is the basic book of original entry. In this book, transactions are recorded in the chronological order as and when they take place. Afterwards, transaction from this book are posted to the respective accounts. Each transaction is separately recorded after determining the particular account to be debited or credited. तो जर्नल क्या है? जर्नल इज नथिंग बट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी प्राइमरीली जब भी कोई एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कंपनी के अंडर होता है, तो सबसे पहले ये इस जर्नल के अंडर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद, और जर्नल के अंदर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? ऑन बेस्ड ऑन योर दिस द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग नथिंग बट द एक्सटेंशन, दैट इज द एक्सटेंडेड वर्जन। तो दी रूल बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट के जो भी रूल्स है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल्स, इनकम, एक्सपेंसेस, इनके रूल्स के बेसिस पर जो भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होता है कंपनी के अंडर, तो सबसे फर्स्ट प्राइमरीली बेसिकली जर्नल के अंडर जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, एंड फिर यहाँ से जर्नल से उठाकर उनको लेजर में पोस्टिंग की जाती है पर्टिकुलर अकाउंट में, जो जो भी ट्रांजैक्शन जिस पर्टिकुलर अकाउंट से डील करता है। आई होप काफी क्लियर होगा आपको कि क्या जर्नल कैसा होता है। एंड अभी जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है ये आप सभी के सामने है। हम लोग भी एक बार इसको बनाएंगे एंड डिस्कस करेंगे कि व्हाट पर्टिकुलरली हाउ एन एंट्री इज मेड इन दी व्हाट शुड आई से। तो डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस करी, एंड जल्दी से फॉर्मेट को भी हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, तो
प्लीज अभी मेरी लाइंस पर ना जाएं, मेन कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। ऑलराइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है डेट, फिर आते हैं पर्टिकुलर्स, फिर आता है एलएफ, फिर आता है डेबिट, और फिर आता है क्रेडिट। ठीक है। हर मेक श्योर करें कि हर जर्नल में, जब भी आप एक जर्नल, कोई आप अपनी कॉपी, अपने कॉपीज में जर्नल बना रहे हैं, तो मेक श्योर वहां पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जर्नल लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स कि नीचे क्या क्या दिया हुआ है, तो उसकी हेडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आती है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है एलएफ, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। सो बेसिकली अभी मैं एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। डेट इज नथिंग बट द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जो भी डेट के दिन, जिस भी डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ है, वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स, मेन जो आपकी एंट्री होती है, अकाउंटिंग एंट्री, वो इसी कॉलम में लिखी जाती है। जो भी अकाउंट आपको टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड along with the नरेशन। ठीक है। तो ये मेन कॉलम होता है पर्टिकुलर्स वाला, जहां पर आप कौन सा अकाउंट डेबिट करने वाले हैं, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करने वाले हैं, उसके, वो उन अकाउंट्स के नाम लिखे जाते हैं। उसको भी लिखने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको अभी अब बताने वाला हूँ। ठीक है। वो जो अकाउंट डेबिट होगा, वो जो अकाउंट क्रेडिट होगा, पर्टिकुलरली वो हमारे जो गोल्डन रूल्स, मॉडर्न रूल्स है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। एक ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन के ऊपर हम लोग हमारे रूल्स लगाएंगे, रूल्स के बेसिस में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। वो यहाँ पे लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ नीचे लिखा है अलॉन्ग विद द नरेशन। तो नरेशन इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन written below the accounting entry in the summary format. Understood? It is the information of the transaction written below the accounting entry in the summary format. Basically यहाँ पे क्यों इस बेसिकली अकाउंट ये डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, उसका एक जो समरी में नीचे एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जो विच, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, विच स्टार्ट्स विथ बीइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज आप नोट करें कि ये बीइंग से स्टार्ट होता है नरेशन। कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग बीइंग से होगी। ठीक है। अंडरस्टूड है यहां तक? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी ये एलएफ है। एलएफ, ऑल्दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा एलएफ का, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज एलएफ। एलएफ बेसिकली एक अकाउंटिंग एंट्री के अगेंस्ट में वो नंबर होता है जो
पेज नंबर डिनोट करता है, जहां पर इन अकाउंट्स को एक लेजर बुक में कौन से मतलब स्पेसिफिक लेजर बुक में कौन से पेज पर ये अकाउंट आपको मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या मेरा मान लीजिए जयेश जयेश का अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है। अभी ये जो मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री लिखी है, अब मुझे यहाँ से इसका जो अमाउंट है उसको जयेश के अकाउंट यानी जयेश के लेजर में जा करके पोस्ट करना होगा। बट लेजर बुक में कई सारे अकाउंट होंगे, तो मुझे लेजर बुक के अंदर कौन से पेज पर जयेश का अकाउंट मिलेगा, वो लेजर फोलियो नंबर डिनोट करता है। ठीक है, तो एंट्री करते वक्त लेजर फोलियो में नंबर नहीं लिखा जाएगा। जब ये एंट्री की पोस्टिंग होगी कोई पर्टिकुलर लेजर में, तो यहाँ पे लेजर फोलियो, तो इसीलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेजर फोलियो का बहुत ज्यादा यूजेज नहीं होता। बट हाँ, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि लेजर फोलियो को आपको बनाना जरूर है। एग्जाम्स में इसके मार्क्स होते हैं, अगर गलती से आप लेजर फोलियो बनाना भूल जाते हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं। सो मेक श्योर आप फॉर्मेट को पूरा बनाएं एंड उसका ध्यान जरूर रखें। ठीक है, अभी डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ डेबिट टू बी रिटर्न एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी रिटर्न। इट इज वेरी इजी, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी अमाउंट यहाँ पे डेबिट करना है एक्स अमाउंट, और जो भी अमाउंट एक्स अमाउंट क्रेडिट करना है उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अभी जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है वहां पे एंट्री कैसे लिखते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एग्जाम्पल में नीचे लिख देता हूँ, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अमाउंटिंग रुपीज 30,000। ठीक है, अभी ये एक ट्रांजेक्शन है। अब इस ट्रांजेक्शन को मुझे कैसे अपनी बुक्स में लाइक एक जर्नल में अकाउंट फॉर करना है, कैसे लिखना है, बेसिकली हम लोग राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो अभी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, बट अभी मैं केवल जस्ट प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कैश अकाउंट, यहाँ पे जो अकाउंट को डेबिट करना है वो ऊपर की साइड आएगा। तो कैश अकाउंट विल बी, सॉरी, रियली वेरी सॉरी, बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड। और यहाँ पे ऐसे डेबिट करके लिखना होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है वो यहाँ पे आएगा, एकदम टुवर्ड्स राइट। यही तरीका होता है जर्नल में एंट्री करने का। और फिर जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा उसको नीचे थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे आके लिखेंगे टू। जो भी अकाउंट क्रेडिट होता है उसके पहले हमें टू लिखकर उस अकाउंट का नाम लिखना होता है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है वो अकाउंट यहाँ आ गया ऊपर ऐसे, फिर ये डेबिट आ गया। और जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा वो यहाँ नीचे आता है, उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा स्लाइटली टुवर्ड्स राइट। एंड मेक श्योर करें ये टू लिखना आप ना भूलें। ये एक प्रॉपर तरीका है एक अकाउंटिंग एंट्री को प्राइमरीली एक जर्नल में अकाउंट फॉर करने का। और उसके नीचे जैसा कि मैंने बताया एक नरेशन आता है, तो नरेशन कैसे लिखना है इसी को देख लीजिए। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्या ट्रांजेक्शन था, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अमाउंटिंग रुपीज 30,000। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी अकाउंटिंग एंट्री में लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम्स आ गए आपके डेबिट एंड क्रेडिट वाले। डेबिट का अमाउंट डेबिट अकाउंट के सामने, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट अकाउंट के सामने। मेक श्योर करें डेबिट वाले कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, ये जर्नल का आपका पूरा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में कौन सी चीज क्या होती है, किस तरीके से नोटिंग डाउन होती है, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली।
कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो एज आई ऑलवेज मेंशन प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि कोई भी दिक्कत हो। एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि ये डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ डेबिट क्रेडिट डेट यानी डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कैसे उसको लिखना है वो हमने पढ़ा। उसके बाद नीचे हम लोगों को नरेशन लिखना होता है, नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है। सो मेक श्योर आप क्या बोलते हैं, बीइंग नरेशन के स्टार्ट में लिखना ना भूलें। एलएफ का मैंने बता दिया कि ये कौन, सॉरी, लेजर बुक के कौन से पेज पर ये अकाउंट्स मिलेंगे, उसका लेजर फोलियो नंबर यहाँ पे उसका मतलब होता है, लेजर फोलियो का मतलब डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट। दैट्स इट। अभी हमने देखा कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ जर्नल। एक जर्नल में कैसे अकाउंट को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अभी कैसे हम लोग अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स का बेस लेकर के रिकॉर्ड करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। बेसिक्स हम लोगों ने जर्नल के देख लिए, इसलिए अब इन सब चीजों को हम लोग क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर देखेंगे कि हाउ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। सो चलिए अब जल्दी से जर्नल के क्वेश्चंस पर मूव ऑन करते हैं। जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, जर्नल के फॉर्मेट पे जर्नल लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ना भूले। एज डिस्कस्ड स्टेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी का सबसे पहले हम लोग एक थोड़ा बड़ा वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, या इलिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, जिससे हमें एक रफ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये वाला इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं हम। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 64, इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सूरज मार्ट furnishes the following information transactions during the month of April 2017 आर एस अंडर। यहाँ पे डेट दी हुई है, यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं एंड अभी इनके बेसिस पर हमको ये जो है जर्नल का पूरा जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमें जो है जो हमारे ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, डेट 1 अप्रैल 2017, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,50,000। सबसे पहले तो जो डेट लिखी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,50,000। तो अगर बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ रुपीज 1,50,000, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी कोई एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ इनिशियली कुछ भी कैश, बैंक कुछ भी चीज इन्वेस्ट करता है, तो उसे कैपिटल माना जाता है, उसे कैपिटल ट्रीट किया जाता है। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,50,000 को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बेस्ड ऑन दी हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बिजनेस के अंदर आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर मॉडर्न रूल से देखेंगे तो कि असेट बढ़ा तो डेबिट, तो कैश अकाउंट सबसे इजीली कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और बिजनेस की बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको कैपिटल ट्रीट करते हैं, तो कैपिटल की बिजनेस में बढ़ी, तो कैपिटल जब बढ़ती है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका नरेशन बीइंग कैश इन्वेस्टेड
in business. Amount rupees 1,50,000. क्लियर है यहां तक सभी को? क्यों कैश अकाउंट को डेबिट किया, क्यों कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया? कैसे हम लोगों ने मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को हमने यहाँ पे यूज करके जो है यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा रुपीज 36,000, 1/4/2017। 36,000 के मनीषा से हमने गुड्स को परचेज किया। सेम डेट 1 अप्रैल 2017 को। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 36,000 फ्रॉम मनीषा। परचेज जब भी करी जाती है गुड्स की, तो उसको जो अकाउंट है उसको परचेज अकाउंट माना जाता है। अगर हमारा बिजनेस मान लीजिए एक पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम जितनी भी सारी हमारी अकाउंटिंग है उसको परचेज अकाउंट के अंडर करते हैं। तो अगर हमने, और परचेज हमारा बेसिकली एक तरीके से खर्चा माना जाता है बिजनेस के अंदर। तो खर्चा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो अगर हमने किसी से जाके गुड्स परचेज करे यानी हमारे बिजनेस में खर्चा हुआ, और अगर खर्चा हुआ यानी खर्चा बढ़ा। तो हमने पढ़ा था कि जब खर्चा बढ़ता है या फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो खर्चा बढ़ा तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अगर स्टेटमेंट में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लिखा है मनीषा से 36,000 रुपीज में परचेज करे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जर्नल अकाउंट के वक्त, जर्नल अकाउंट में एंट्रीज करते वक्त, जब तक कैश में कुछ भी नहीं लिया, नहीं लिखा जाता है, अनलेस इट इज रिटर्न स्पेसिफिकली इन द क्वेश्चन दैट समथिंग इज परचेज फॉर कैश, तो उसको क्रेडिट पर ही माना जाता है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी कैश वर्ड का यूज नहीं हुआ है और हमने डायरेक्टली मनीषा से परचेज किया है, तो ये माना जाएगा कि हमने ये जो माल है मनीषा से क्रेडिट पर परचेज किया है। और अगर हम क्रेडिट पे परचेज किया तो ये हमारी उधारी हुई मतलब कि हमारी लाइबिलिटी हुई। और अगर लाइबिलिटी हुई तो हमारी बिजनेस में इस माल को खरीदने से लाइबिलिटी कम हुई या बढ़ी? माल आया, उधारी बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी। तो लाइबिलिटी बढ़ी तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। तो टू, मनीषा अकाउंट 36,000, यानी मनीषा जो है वो अब हमारी बिजनेस की क्रेडिटर हुई। हमने मनीषा के अकाउंट में लेजर वाला पार्ट अभी नहीं देखेंगे, बट हम अब मनीषा के जो अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मनीषा। अंडरस्टूड? क्लियर है सभी को यहां तक? आर यू गाइज विथ मी? वेरी गुड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। मैंने अभी पहले ही बोला था कि जब तक कैश नहीं लिखा जाता उसको उधारी पे माना जाता है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है कि स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2200, 1/4/2017 को। ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अब ये तो आपने देख लिया कि कैश में ये ट्रांजेक्शन है और स्टेशनरी परचेज करी। स्टेशनरी इज योर इनकम और एक्सपेंस। स्टेशनरी परचेज करी इज माई एक्सपेंस। और हमने पढ़ा है कि जब जब कोई बिजनेस के अंदर एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो हमने स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर असेट कम हो रही है यानी कैश कम हो रहा है, तो क्रेडिट व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट।
तो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड 2200 से। हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट किया। नरेशन आ जाएगा बीइंग के सॉरी बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड ऑन कैश। तीन एंट्री हमने करी। तीनों एंट्री में हमने गोल्डन रूल्स को यूज किया या फिर मॉडर्न रूल्स को यूज किया। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर आपके वो रूल्स क्लियर है तो बिलीव मी अकाउंटिंग आपके लिए पूरी आसान हो जाएगी। एंड यही देखिए हर ट्रांजैक्शन में हम लोग थॉरोली बस उन्हीं को यूज करेंगे एंड उसके बेसिस पर ही जो है हमारी अकाउंटिंग होने वाली है। आई होप क्लियर है सभी को यहाँ तक। एनी डाउट्स अगर है तो क्या आपको करना है वो आपको ही पता है। सीधे जाना है कमेंट सेक्शन में और सीधे जाके अपने डाउट्स को पोस्ट कर देना। अगर आप सॉरी अपनी नोटबुक के अंदर जर्नल बना रहे हो और अगर आपका पेज चेंज हो जाता है तो यहाँ पे जितना भी इस पेज का टोटल है उस पेज का टोटल यहाँ पे लिखे और फिर नेक्स्ट पेज को टर्न करें और वहां से फिर से फ्रेश अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें। मेक श्योर ये करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट ओपन अ बैंक अकाउंट विथ एसबीआई फॉर 35,000। दो चार एसबीआई के साथ बैंक अकाउंट ओपन किया 35,000 रुपीज उसमें डिपॉजिट किए। तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने से बैंक का बैलेंस बढ़ता है या बैंक का बैलेंस कम होता है? बैंक का बैलेंस बढ़ता है सर। वेरी गुड। तो बैंक बढ़ा यानी असेट बढ़ा। ठीक है। और असेट बढ़ा तो मैं उसको डेबिट करूंगा तो कौन सा असेट बढ़ा? बैंक का असेट बढ़ा। ठीक है सर। तो मैं सर बैंक अकाउंट को तो डेबिट कर दूंगा सर। ठीक है सर। लेकिन मैंने बैंक में जाके कैश डिपॉजिट किया तो मेरा सर कैश भी एक असेट है सर और असेट भी मेरा कम हो गया। तो असेट कम हुआ। कौन सा असेट कम हुआ? कैश कम हुआ। तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा कौन से अकाउंट को सर? कैश के अकाउंट। वेरी गुड सर। टू कैश अकाउंट अमाउंट आ जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ब्रैकेट में एसबीआई लिख दीजिए। ठीक है। एकदम अंडरस्टूड। नेक्स्ट फटाफट से गुड सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000। यहाँ पे क्या कहीं पे कैश दिख रहा है कि प्रिया को हमने कैश में बेचा? नहीं बेचा, नहीं लिखा है। अगर नहीं नहीं लिखा तो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं नहीं लिखा तो ये माना जाएगा कि प्रिया को भी हमने उधारी पर माल बेचा है, खरीदा नहीं है। अब की बार जो पिछले जो ट्रांजेक्शन में हमने देखा था वो यहाँ पे खरीदा हुआ देखा था। अब की बार हमने किसी को उधारी पे माल बेचा। प्रिया को 16,000 का। तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है डेट को लिख देना।
नाउ अगर मैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को देखूंगा तो उसमें हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और मैंने सॉरी मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था कि जब भी मेरा एसेट बढ़ता है तो मैं उसको डेबिट करता हूं। तो प्रिया को गुड्स दिए। नाउ प्रिया इज अ रिसीवर और गिवर। प्रिया इज अ रिसीवर। ठीक है, ये कैश में नहीं हुआ ट्रांजेक्शन, तो प्रिया उस एंगल से मैं प्रिया के अकाउंट को डेबिट करता हूं। और अगर मॉडर्न रूल्स का भी मेरे को लगाना है तो प्रिया को अगर मैंने गुड्स उधार पर दिए तो प्रिया मेरी डेटर हुई या क्रेडिटर हुई? प्रिया मेरी डेटर हुई। और डेटर एक एसेट है। ठीक है, मान लीजिए ये प्रिया है। प्रिया को मैंने उधारी पर गुड्स दिए और प्रिया मेरी कौन सी कैटेगरी में आ गई अब? तो वो डेटर की कैटेगरी में आ गई। और ये डेटर क्या हुआ? मेरा एसेट हुआ। और अगर मेरा एसेट बढ़ रहा है, प्रिया को माल बेचने से डेटर बढ़ रहा है, डेटर मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। तो मैं प्रिया का अकाउंट डेबिट करूंगा। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने? गुड्स बेचे, तो यानी हमारी सेल्स हुई। सामने वाले आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, मान लीजिए कि आप कपड़े की ट्रेडिंग करते हैं, क्लॉथ की। रेडीमेड क्लॉथ आपको पता है, रेडीमेड क्लॉथ की आप ट्रेडिंग करते हैं। अब मैंने प्रिया को क्लॉथ, कपड़ा बेचा, तो वो मेरा कोर सेल्स हुई मेरी कंपनी की। तो अगर मैंने वो गुड्स बेचे तो वो मेरी सेल्स हुई, तो वो सेल्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है। और सेल्स मेरी क्या होती है? नथिंग बट द इनकम। तो इनकम जब भी मेरी बढ़ती है, तो इनकम बढ़ने से हमने मॉडर्न रूल में क्या पढ़ा है कि इंक्रीज इन इनकम इज डेबिटेड, ओ सॉरी क्रेडिटेड। तो मैं अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। तो ठीक है सर, टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 16,000 being goods sold to प्रिया। वेरी वेल सर, अंडरस्टूड है सर, बिल्कुल अंडरस्टूड है। ठीक है सर, अभी नेक्स्ट एंट्री 3/4/17। प्रिया से हमें 16,000 रुपए का चेक आ गया। ठीक है, अब इसको मैं साइड में ले जाके समझाता हूँ, समझना क्या हुआ। पहले हमने सेल की, किसको करी? प्रिया को करी। जब हमने प्रिया को सेल्स करी तो प्रिया हमारी बुक्स में डेटर बन गई। डेटर बनने से उसका जो बैल डेटर बढ़ गया, तो प्रिया का हमारी बुक्स के अंडर डेबिट बैलेंस खड़ा हो गया 16,000 रुपए से, यानी ये हमारी एसेट हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो, ये 16,000 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, हमें रिसीव हो गए प्रिया से। कैसे हो रहे हैं? चेक के थ्रू, यानी हमारे बैंक में हो गए। यानी ये जो एसेट है ये हमारी अब कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा डेटर कम हो जाएगा। तो अगर ये एसेट कम हो रही है तो ये क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ आ रहा है? बैंक में आ रहा है। और बैंक में आने से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक मेरा एक एसेट है, तो एसेट बढ़ता है तो मैं उसको डेबिट करता हूँ।
तो बैंक अकाउंट तो मैं डेबिट कर दूंगा 16,000। और अभी मैंने बताया कि कौन सा अकाउंट हम कम करेंगे, हमारा डेटर कम हुआ तो प्रिया का अकाउंट। अंडरस्टूड। प्रिया पहले 16,000 में डेबिट हुई, प्रिया फिर 16,000 में क्रेडिट हो गई, यानी इसका जो बैलेंस है, इसका जो लेजर है वो क्लोज हो गया। इसका बैलेंस अब जीरो हो गया हमारी बुक्स में। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया। समझ आ रहा है आप सभी को? बहुत ही आसान लग रहा है, एकदम आसान। अभी नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू निधि ₹14,000, ये सेम एंट्री हुई, सोल्ड गुड्स टू प्रिया फॉर 16,000, इसकी एंट्री सेम हो जाएगी। निधि ने फिर कैश में अमाउंट पे कर दिया, तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे बैंक लिखा है, वैसे ही यहाँ पे उसका कुछ नहीं, यहाँ पे कैश हो जाएगा उस एंट्री में। ठीक है। फिर 10/4 को परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। ठीक है। 10/4 यहाँ पे स्पेसिफिकली क्रेडिट लिख दिया, कैश नहीं लिखा बट स्पेसिफिकली क्रेडिट भी लिख दिया। तो हमने क्या पिछले पिछले वाले में हमने परचेज करेंगे, क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा। और किससे लिया? ऋतु से लिया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, क्योंकि हमने उधारी पे माल लिया। उधारी पे माल लेने से हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी किसकी वजह से बढ़ी? ऋतु की वजह से बढ़ी, तो ऋतु का अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो हमने डेबिट कर दिया। कितना करना है? हमारा होगा 20,000। और हमारा नीचे आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। आई होप बहुत अच्छे से सभी को यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी चीजों की, कि किस तरीके से जो है हम अकाउंटिंग यहाँ पे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹6,000। 14,400। सबसे पहले दिमाग लगाए बिना 14,400 लिख दिया हमने यहाँ पे सर। अब क्या बोल रहे हैं कि हमने चेक से 6,000 रुपीज का इंश्योरेंस लिया। अब मेरे को एक बात बताना, आपने बिजनेस में एक, मान लीजिए, एक कार खरीदी। अब उस कार का आपने इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस आपका खर्चा हुआ या आपकी इनकम हुई? आपका खर्चा हुआ। और अगर खर्चा बढ़ता है तो वो एक्सपेंस बढ़ता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। चेक यानी बैंक से पेमेंट किया, तो बैंक से पेमेंट करने पे मेरा बैंक का बैलेंस कम हुआ। बैंक कम हुआ यानी मेरी एसेट कम हुई, और एसेट कम होती है तो उसको मैं क्रेडिट करता हूँ। वेरी इजी यार, वेरी वेरी इजी। मतलब मेरे रूल्स इतने सॉलिड स्ट्रांगली क्लियर हैं सर, कि मेरे को कोई भी ट्रांजेक्शन दो, मैं आपके सामने एंट्री लिखूंगा आपसे पहले, या आपसे पहले लिखूंगी। क्योंकि मेरे सर बहुत अच्छे से आपने बेसिक्स क्लियर करवा दिए। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है सर। इंश्योरेंस अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, हर एक चीज के पीछे जो अकाउंट्स के जो लॉजिक्स बने हुए हैं, उन लॉजिक्स को हम लोग यूज करके यहाँ पे चीजों को समझ रहे हैं। और वो उसी वजह से हमारी सर क्लैरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आड़ी टेढ़ी लाइन नहीं हो रही सही, बस
बाकी सब स्ट्रांग हो रहा है। क्या बोलती पब्लिक? ये लाइन को हम और सही कर देते हैं ताकि जो है हमारी जो चीजें हैं वो और सही हो जाए। ठीक है। अभी उसी तरीके से पेड रेंट। अब ये रेंट को पे किया तो नथिंग बट इट इज सिमिलर एज इंश्योरेंस। रेंट इज हमारा सर, रेंट हमारा एक एक्सपेंस है सर। सर रेंट हमारा एक्सपेंस है। तो हमने एक्सपेंस किया सर, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया सर। तो सर हमने उसको, बढ़ गया हमारा एक्सपेंस। तो हमने देखा था कि सर एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे, तो हमने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया सर। और कैश हमने पे किया तो सर कैश कम हो गया, या तो एसेट कम हो गया सर। और एसेट कम होता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं सर। तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया सर, और कैश अकाउंट को हमने जो है वो क्रेडिट कर दिया सर। वेरी इजी सर। फिर सर हमने यहाँ पे ना नरेशन लिख दिया, है ना सर? वेरी नाइस। नेक्स्ट एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। क्या लिखा है कि गुड्स कॉस्टिंग 1500 गिवन एज चैरिटी। गुड्स कॉस्टिंग 1500 गिवन एज चैरिटी। अब इसमें हमें दिमाग लगाना होगा कि हमने, हमारे जो गुड्स है, एक तो होता है कि, समझना इसको, मैं आपको साइड में ले जाके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, जब भी हम हमारी कंपनी में कुछ गुड्स परचेज करते हैं, तो हम जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो ये एक तरीके से हमारा एक्सपेंस होता है। और जब भी हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको सर हमारी बुक्स में डेबिट करते हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब ये गुड्स हमने परचेज करे होंगे जिसको हम एज अ चैरिटी, इसको जब हम एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या हम इसी खरीदे हुए गुड्स में से, इसी परचेज में से ये चैरिटी को कर रहे हैं? ठीक है। तो क्या मेरी परचेज इससे कम होगी? और अगर मेरी परचेज कम हुई, यानी मेरा एक्सपेंस एक तरीके से ये रिवर्स हो रहा है। और अगर मेरा एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है, यानी मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस, तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। समझे? समझ आ रहा है ये? गुड्स परचेज करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट करते हैं। फिर उन्हीं गुड्स में से थोड़े गुड्स को मान लीजिए चैरिटी में देते हैं, तो यानी परचेज कम हो जाती है, कम होती है तो रिवर्स होती है, तो क्रेडिट हो जाता है। तो गुड्स ऑन चैरिटी करके एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हम हमारी परचेज को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चैरिटी के लिए दे रहे हैं। तो इसका डबल इफेक्ट हमको एक अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो उसका जो डबल इफेक्ट है वो गुड्स ऑन चैरिटी अकाउंट जाएगा, और हमारी परचेज को हम लोग कम कर देंगे।
क्योंकि क्या है कि हमारी बुक्स में जो परचेस का खाता है वो तो केवल जो हमारे गुड्स रखे हैं उसी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब अगर कुछ गुड्स हमारे जो हमने चैरिटी में दे दिए तो हमें उस परचेस को रिवर्स करना पड़ेगा। और उस रिवर्स उस पहले हमने जो परचेज डेबिट करी हुई थी उसको रिवर्स करने के लिए तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और वो क्यों कर रहे हैं? वो चैरिटी की वजह से कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो 1500 रुपए स्पेसिफिकली कौन सा अकाउंट लिखा हुआ है? चैरिटी अकाउंट। हमने गुड्स ऑन चैरिटी लिख दिया और देखिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बेइंग गुड्स गिवन ऑन चैरिटी। अंडरस्टूड गाइस? अंडरस्टूड? बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा ये। ठीक है, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को और फिर इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। उसके बाद के जो टीएस ग्रेवाल के जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा एक ही पर्पस था, जिससे कि आपका जो है जर्नल को लेके जो बेस है वो और काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, अभी हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज करा। ऑल्दो यहाँ पे कैश बैंक कुछ नहीं लिखा हुआ है और ना किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लिखा है, तो फिर हम उसको कैश या बैंक परचेज कर अज्यूम करेंगे। 24/4 11,200। 24/4 फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया, यानी फर्नीचर बढ़ा तो एसेट बढ़ा। एसेट बढ़ा तो सर डेबिट हो गया सर। ठीक है सर। और उसको हमने या तो कैश से पे किया सर या बैंक से पे किया सर। तो हमारा अगर दोनों से तो हमारा एसेट कम हो गया सर। एसेट कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया सर 11,200 से सर। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। वेरी नाइस, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 29/4 का। इसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, वैसे तो बहुत इजी है ये चीज। क्या हुआ था? इनिशियली मैंने 1.5 लाख रुपए बिजनेस में डाले थे। अब क्या है, वो ये बोल रहे हैं कि मैंने जो है उस 1.5 लाख रुपए में से अपने बिजनेस के एक छोटा सा पार्ट, यानी 5,000 रुपीज विदड्रॉ किए। ठीक है। तो जब इनिशियली मैंने ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी तो मैंने क्या डाली थी एंट्री? कैश टू कैपिटल। अब जब मैं विड्रॉवल कर रहा हूं तो क्या इसकी रिवर्स होगी एंट्री? उसके पीछे भी रीजन है कि जब बिजनेस की कैपिटल कम होती है तो अब उसको हम डेबिट करते हैं एज पर दी रूल। और अगर कोई एसेट बाहर जाती है या एसेट कम होती, सॉरी, हाँ सॉरी, जब कोई एसेट बाहर जाती है या डेबिट वर्ड गोज आउट होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस लॉजिक से मेरी एंट्री क्या पास होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। बीइंग कैश विड्रॉन
हाउस होल्ड एक्सपेंस को ये देख के ये मत समझ लीजिएगा कि वो जो है वो मेरा एक्सपेंस हो गया और मैं हाउस होल्ड एक्सपेंस को जो है डेबिट कर देता हूँ और फिर उसके बाद कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ। नहीं सर, हाउस होल्ड पर्पस के लिए तो मैंने एक ओनर ने पैसा निकाला और ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला, तो मैं उसको बिजनेस में डेबिट नहीं कर सकता, बट बिकॉज दैट एक्सपेंस इज नॉट पर्टेनिंग टू माई बिजनेस, आई एम विड्रॉइंग द कैपिटल एंड दैट विड्रॉन कैपिटल आई एम यूजिंग फॉर माई हाउस होल्ड पर्पस। तो मैं कैपिटल को वहां पे डेबिट करूंगा और मैं अपने कैश को क्रेडिट करूंगा। इससे कंफ्यूज ना हो जाए आप, समझे? 30/4। इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश ₹1200, कैश रिसीव हुआ भाई। सबसे पहला इजी काम, कैश रिसीव हुआ यानी कैश बढ़ा यानी एसेट बढ़ा, तो मैं डेबिट कर दूंगा सर कैश अकाउंट को। ठीक है, तो मैंने कैश अकाउंट तो डेबिट कर दिया, वेरी नाइस। अभी क्या है, इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट मतलब कि मेरी इनकम आई तो मेरी इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ी तो मुझे मालूम है कि मैं तो जब जैसे ही इनकम बढ़ती है मैं बिना दिमाग लगाए उसको जो है क्रेडिट कर देता हूँ। तो इंटरेस्ट अकाउंट, ₹1200। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। कैश सेल्स 2300। क्या आप इस एंट्री को मेरे करने से पहले क्या इसको पोस्ट कर सकते हैं? कैश की सेल्स हुई तो सिंपल, कैश बढ़ गया सर, कैश बढ़ गया तो सर असेट बढ़ गया सर, तो डेबिट कर दिया सर। और सेल्स हो गई सर, तो सेल्स यानी इनकम है, तो इनकम बढ़ गई सर, और इनकम बढ़ गई तो सर मैंने सिंपली सर क्रेडिट कर दिया सर। सर तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट सर, इतना इजी है सर अकाउंट सर। सर जर्नल तो मतलब मेरे बाएं हाथ का खेल है सर, मेरे अगर रूल्स क्लियर है तो सर मैं बहुत ही आग बंद करके एंट्री कर सकता हूँ सर। समझ आ रहा है गाइस? सारा खेल बेसिक्स का है। क्यों मैं आपको बेसिक्स को बार बार ब्रश करने के लिए बोलता हूँ? क्योंकि ये बेसिक्स आपके आगे तक काम आएंगे, भले ही आप फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करे, कंपनी सेक्रेटरी करे, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करे, या कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स करें, या आप मैनेजमेंट पे जाएं, एमबीए करें, बीकॉम करें, कुछ भी करें, जहां पे भी अकाउंट्स आएंगे ये सारे बेसिक्स आपके काम आएंगे। ठीक है, नीचे लास्ट की 3 जो एंट्रीज हैं वो आपके एक्सपेंस से रिलेटेड है। एक एंट्री आपको मैं करके बताता हूँ, बाकी 2 एंट्री हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओ ओ ओ ओ ठीक है, 30/4 की एक एंट्री हम लोग कर लेते हैं कि कमीशन पे किया सर, चेक से पे किया सर। कमीशन पे किया तो सर कमीशन तो मेरा सर बिजनेस का सर एक्सपेंस होता है सर। अच्छा ठीक है, तो एक्सपेंस होता है तो सर अब कमीशन दिया तो मेरा एक्सपेंस तो सर बढ़ गया सर। अच्छा ठीक है, तो सर एक्सपेंस बढ़ता है तो सर मैं तो डेबिट करता हूँ, ठीक है सर। तो कमीशन अकाउंट डेबिट। अब मैंने बैंक से पे करा या चेक से पे, सॉरी कैश से पे किया, तो चेक से पे किया यानी बैंक से बाहर गया, बैंक से बैलेंस कम हो गया तो एसेट कम हो गया, तो मैंने क्रेडिट कर दिया उसको। वेरी नाइस, 3000। बीइंग कमीशन पेड, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्या एंट्री है? टेलीफोन बिल पेड बाय चेक ₹2000। टेलीफोन बिल आपके कंपनी का खर्चा है या इनकम है? इनकम है, वेरी नाइट, वेरी नाइस। आपका एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया सर।
एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट हो गया सर। तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू चेक, सॉरी टू बैंक, क्योंकि कैश से पे, बैंक से पे किया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, एसेट कम हो गया। तो टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹2000, ये एंट्री आपकी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है सैलरी इज इन कैश ₹12,000। अब सैलरी भी मेरे बिजनेस का एक खर्चा होता है, खर्चा बढ़ता है तो मैं उसको डेबिट करता हूँ, तो सैलरी को मैं डेबिट करूंगा। कैश में पे किया, कैश कम हुआ, कैश कम हुआ तो एसेट कम हुई, और एसेट कम हुई तो डेबिट वर्ड गोज आउट, कैश वॉज गोड आउट, सॉरी क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश बाहर गया, एसेट कम हुई, क्रेडिट हुआ सर। तो कैश अकाउंट क्रेडिट 12,000। नाउ दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज ऑल अबाउट जर्नल क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एनसीईआरटी बुक अकाउंटेंसी। आपको सारे ट्रांजैक्शंस मैंने विथ लॉजिक्स बिहाइंड इट समझाया है, समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। हमने जर्नल का फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि जर्नल आखिर में होता क्या है, किस तरीके से जर्नल में जो है हमारी एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है, एंड क्या डेट पर्टिकुलर्स एलएफ होते हैं, डेबिट क्यों होता है, सॉरी डेबिट में क्या, क्रेडिट में क्या, किस तरीके से हमने एंट्रीज को पोस्ट करना सीखा, किस तरीके से हमने हमारे बेस को लगाया, सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर सीखी। आई होप जर्नल के बेसिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, आपको फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा। मेरा मेन मोटो यहाँ पे यही है कि आपकी सारी चीजें जो है बेसिक्स से स्ट्रांग हो, एंड अकाउंटिंग आपके लिए काफी ज्यादा आसान रहे। आज के लेक्चर में हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी है उसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो मेक श्योर आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ब्रीफली या डिटेल्ड वे में लिखने की कोशिश करें, ताकि मैं उनको एड्रेस कर सकूं। बस आज के लेक्चर में इतना ही। जर्नल से कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आज, इसमें थोड़ी कंपाउंड एंट्रीज रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस अभी नहीं हुए हैं। कंपाउंड एंट्रीज के रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग बाद में, मैं उसके वीडियो लेक्चर्स डाल दूंगा, जिससे आपके और चीजें क्लैरिटी आए आपको ये जर्नल के लेकर। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हर हर महादेव।